कर दिया था मक्का की तरफ कि मक्का के प्राइसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 30 रुपए के ऊपर के भाव मिल रहे हैं, तो मक्का को ग्रो किया जाए। नौबत ये आ गई है कि एमएसपी 2400 रुपए के भी नीचे मक्का के प्राइसेस हैं, 1400 1500 किसी किसी मंडी में 1600 रुपए। कैसे दे? तब तक तो बॉल जो है वो फार्मर्स के तो हाथ से निकल गई ना, फार्मर तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाया। तब तो फार्मर के हाथ में तो कोई स्टॉक रहा नहीं, इंडस्ट्रीज के पास में चला गया या स्टॉकिस्ट के पास में चला गया, तो फार्मर को तो इसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। जो बात चल रही है यूएस और भारत की ट्रेड टैरिफ को लेकर के जो सेटलमेंट है, उसमें बात ये भी निकल करके आ रही थी कि हो सकता है कि अमेरिका से मेज़ को एथनॉल इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट किया जाए। 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट हो चुका है, वो किन कंट्रीज को हुआ है? तो नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं ये खास पेशकश। आज हम बात करेंगे गेहूं पर, चावल पर, मक्का पर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मक्का के जो प्राइसेस हैं वो एमएसपी के नीचे क्यों हैं, क्या उसके अंदर में तेजी आ सकती है, गेहूं के उत्पादन बढ़ने के जो आसार दिखाई दे रहे हैं और जो उत्पादन बढ़ता दिखाई दे रहा है उसका क्या इंपैक्ट प्राइसेस के ऊपर दिखाई देगा, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में फिलहाल भारत का जो चावल है वो सबसे सस्ता माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल का सरप्लस भारत के अंदर चावल का मौजूद, उसका कितना इंपैक्ट अभी भी बाकी है, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं नितिन गुप्ता साहब, आप ओलान से हैं, डिप्टी कंट्री हेड। आपका स्वागत है नितिन जी। नितिन जी, सबसे पहला मेरा सवाल मक्का से जुड़ा हुआ। मक्का एथनॉल के अंदर में जैसे ही मक्का की डिमांड आई तो उस समय पर मक्का भारत के अंदर में काफ़ी कम प्रोड्यूस होता था और ह्यूमन कंजम्पशन और कैटल फीड के लिए ही वो कंज्यूम हो रहा था। लेकिन जैसे ही एथनॉल के अंदर में मक्का का यूटिलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल यूज़ हुआ, एकदम से डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइसेस बड़े अच्छे मिले। 1 से 2 साल मैक्सिमम प्राइसेस फार्मर्स को अच्छे मिले, और जो तीसरा साल आया कमोबेश प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा, 440 लाख मीट्रिक टन के पार। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, मैंने आंध्र प्रदेश में देखा, कर्नाटक के अंदर में देखा, मध्य प्रदेश के अंदर देखा, जिन्होंने अपनी क्रॉप्स को शिफ्ट कर दिया था मक्का की तरफ कि मक्का के प्राइसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 30 रुपए के ऊपर के भाव मिल रहे हैं, तो मक्का को ग्रो किया जाए। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि एमएसपी 2400 रुपए के भी नीचे मक्का के प्राइसेस हैं, 1400 1500 किसी किसी मंडी में 1600 रुपए। कैसे देखते हैं? तो आपका क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है करंट सिनेरियो में। आई थिंक ओवरऑल तो मैं ये बोलूँगा कि इथेनॉल एक बहुत बड़ा बूस्ट रहा मेज़ इंडस्ट्री के लिए, मक्का इंडस्ट्री के लिए। अगर आप बात करेंगे तो मक्का का जो प्रोडक्शन आज से 4 साल पहले 30 मिलियन टन के नीचे था या 300 लाख टन के नीचे था, वो अभी 440 लाख टन पहुंच गया है। एंड आई थिंक उसका मेजर फैक्टर इथेनॉल है, जहां पे सरकार ने 2018 में जब पॉलिसी लेके आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2030 तक हम 20% इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे डीजल में एंड सीएनजी में। और उसके हिसाब से हम देखते हैं तो टारगेट जो उन्होंने 2030 में रखा था वो फॉर्चुनेटली 2025 में ही हमने वो टारगेट पूरा अचीव कर लिया है। ठीक है। और उसके हिसाब से जो मक्का की रिक्वायरमेंट आती है वो कम से कम 12 से 13 मिलियन टन की आती है, 120 से 130 लाख टन की। थैंक्स टू गुड मानसून जो हमने 2025 में देखा कि इंडिया ने बहुत ही बम्पर मानसून रिसीव किया है, बहुत अच्छा रेनफॉल था, वाइडली स्प्रेड था, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स इंडिया ने मोस्ट ऑफ द कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ने बहुत अच्छा रेनफॉल ऑब्जर्व किया, तो जिसकी वजह से एक तो उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। सो 2 साल डेफिनेटली किसान को बहुत अच्छे प्राइस मिले, डिस्टिलरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे प्राइस मिले, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री वाज गेटिंग बेनिफिटेड। बट इस समय जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ये है कि सप्लाई ग्लट है। एक तो क्रॉप बहुत बड़ी है क्वांटिटी में, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जगह से हमें रिपोर्ट आ रही है कि उसमें कहीं कहीं पे क्वालिटी कंसर्न है। जैसे एमपी में हमने पहली बार देखा है कि कुछ क्वालिटी के कंसर्न आ रहे हैं, जिस वजह से वो मार्केट में उस तरीके की डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है। सो इथेनॉल इंडस्ट्री को भी कुछ एरिया से चैलेंज आ रहे हैं उस टाइप की मक्का प्रोड्यूस करने में, क्योंकि उसमें राइट कंटेंट ऑफ स्टार्च नहीं है, या और एफ्लाटॉक्सिन के इश्यूज हैं, या डिफरेंट टाइप के अदर चैलेंजेस आ रहे हैं। बट मुझे लगता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो अभी जिस तरीके के प्राइसेस हैं, मुझे लगता है कि एक साइकिल और कंप्लीट होगी, अगेन डिमांड पिक करेगी और फिर मक्का के प्राइसेस जंप करने शुरू होंगे। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि जिस तरीके से अभी इंडस्ट्री पैन आउट हो रही है
शायद हम रबी में देखें कि शायद मक्का का प्रोडक्शन कम हो जाए, क्योंकि किसान को जितना रियलाइजेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो जब प्राइसेस क्योंकि काफ़ी नीचे आ गए हैं, एमएसपी के नीचे हैं, तो अगर किसान किसी और दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन लेस होता है, अगेन वो डिमांड सप्लाई बैलेंस आएगा और फिर हम क्लियरली देखेंगे कि मार्केट दोबारा से रिवाइव कर रहा है। लेकिन तब तक तो बॉल जो है वो फार्मर्स के तो हाथ से निकल गई ना, फार्मर तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाया। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि हो सकता है कि थोड़ा समय रुक करके एक बार फिर से दोबारा डिमांड जो है वो जनरेट हो सकती है, इंडस्ट्री वापस मार्केट के अंदर में जा सकती है। तब तक तो फार्मर के हाथ में तो कोई स्टॉक रहा नहीं, इंडस्ट्रीज़ के पास में चला गया या स्टॉकिस्ट के पास में चला गया, तो फार्मर को तो इसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, ग्लोबली अगर हम मेज़ के प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसके अंदर में भी इजाफा है। आपको लगता है कि जो बात चल रही है यूएस और भारत की ट्रेड टैरिफ को लेकर के जो सेटलमेंट है, उसमें बात ये भी निकल कर के आ रही थी कि हो सकता है कि अमेरिका से मेज़ को एथनॉल इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट किया जाए। क्या ऐसी कोई संभावनाएं, क्या ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र में आती है? देखिए, काफ़ी मुश्किल है कहना है उसके ऊपर, तो सरकार के काफ़ी डिस्कशंस हो चुके हैं, काफ़ी सीरीज़ ऑफ राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। तो उसमें एक पहले तो ये भी था कि शायद फीड इंडस्ट्री के लिए वो डिमांड वो लोग इंपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ 2 मिलियन टन का शायद इंडिया जो एक्वा फीड है वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ओके। तो उस टाइप का भी एक डिस्कशंस में आ रहा था। अभी इथेनॉल इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे हैं, बट रिसेंटली हमने सुना है कि सरकार ने बहुत क्लियरली बोला है कि जब तक ये डील दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होगी तो वो इस डील में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जो एंटी फार्मर हो। कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर अगले कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें किसान को सपोर्ट करना है, तो मुझे लगता है उसके लिए 2 तरीके हैं जिनसे किसान भाइयों को सपोर्ट किया जा सकता है। तो एक सबसे पहला है कि अब इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि ऑलमोस्ट 1 लाख टन के आसपास मक्का एक्सपोर्ट हो चुका है। Okay. अगर वहाँ पे थोड़ा सा पुश मिलता है तो डेफिनेटली फार्मर को बेटर रियलाइजेशन आएगा। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको हम मक्का सप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे। सेकंड, गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, बट उनको और थोड़ा एग्रेसिव जाके एमएसपी पे बाइंग करनी है। सो एमएसपी बैक्ड विद प्रोक्योरमेंट इज द आंसर फॉर दैट, फॉर शॉर्ट टर्म टू सपोर्ट फार्मर्स। एंड ऑफ कोर्स इन एडिशन जहां जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी, आई थिंक इंडिया को एक्सपोर्ट मक्का का कंटिन्यू रखना। आपने कहा 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट हो चुका है, वो किन कंट्रीज को हुआ है? सो अभी जो हुआ है ये साउथ एशियन कंट्रीज में ही, साउथ एशियन कंट्रीज को हुआ है। तो आपको लगता है कि क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भारत के इस समय पर रिलेशंस जो हैं उससे हिसाब से नहीं है, तो क्या आपको लगता है बांग्लादेश से कोई डिमांड आ सकती है और भारत मक्का वहां पर सप्लाई कर सकता है? मैं तो बिल्कुल होपफुल हूँ। अगर आप राइस में बात करेंगे तो अभी तक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 5 लाख टन के टेंडर निकाल दिए हैं चावल में, ठीक है, जो स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मुझे कोई रीज़न नहीं लगता है कि हम मक्का क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश को मक्का की ज़रूरत है, इंडिया के पास मक्का है, फार्मर को बेटर रियलाइजेशन मिल सकता है, हमको डेफिनेटली मक्का का एक्सपोर्ट बांग्लादेश की तरफ देखना चाहिए। कितनी डिमांड निकल करके और आ सकती है? आपको कितना लगता है कि एक्सपोर्ट जो डिमांड है वो हमारे पास भारत में आ सकती है? मुझे तो लगता है कि हम और 10 लाख से 20 लाख टन के बीच का हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं। और इससे प्राइस के अंदर में कितना एक जंप आप देखते हैं? मुझे लगता है कम से कम 2000 से 3000 रुपये टन या 2 से 3 रुपये क्विंटल की तेजी बिल्कुल आ सकती है। गेहूं को लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि गेहूं का भी इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की संभावना है। वेदर अभी आपने एक्सप्लेन किया ही, बहुत अच्छा फॉल रहा, रेनफॉल रहा। अब इसके अंदर में ये माना जा रहा है, साइंटिस्ट भी ये मान करके चल रहे हैं कि कम से कम भी यील्ड तो बढ़ेगा ही, एरिया तो बढ़ा ही है, साथ में यील्ड 5 से 7% यील्ड भी बढ़ सकती है। तकरीबन ये जो प्रोडक्शन का साइज़ है 1170 लाख मीट्रिक टन से क्रॉस होकर के 1300 लाख मीट्रिक टन के नियर अबाउट बैठ सकता है। क्या लगता है, प्राइजेस गेहूं के यही रहेंगे, एमएसपी पर ही सेटिस्फेक्शन लेनी पड़ेगी फार्मर को, या इसके ऊपर भी कुछ प्राइस जा सकते हैं? और एक्सपोर्ट चूँकि बैन है, ठीक है, ना तो आप वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना वीट से के प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर आपका क्या टेक? मुझे लगता है कि 2026 गेहूं के लिए सबसे बढ़िया साल होना चाहिए, क्योंकि गेहूं इंडस्ट्री ने पिछले 2-3 साल काफ़ी टफ साल देखे हैं। जब 2022 में इंडिया ने बैन कर दिया था गेहूं के एक्सपोर्ट को, बिकॉज हमारी क्रॉप शॉर्ट हो गई थी। उसके बाद अगले 2 साल हमारी क्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, बट आई थिंक लास्ट ईयर हमने 1170 लाख टन किया। इस साल आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि वो 1300 लाख टन हो या उसके ऊपर भी चले जाए। तो गेहूं की क्रॉप काफ़ी अच्छी होने वाली है। केवल हमें वो जनवरी-फरवरी का जो पीरियड होता है जब गर्मी आती है, अगर वो पीरियड में मानसून ठीक से सपोर्ट करता है, वेदर ठीक से सपोर्ट करता है, तो आई थिंक गेहूं की क्रॉप बहुत अच्छी होगी, नंबर 1। ठीक है। सेकंड,
जितने हमें आंकड़े आ रहे हैं, हमें लगता है कि सरकार के पास इस साल 18 से 20 मिलियन टन के बीच में, 180 से 200 लाख टन के बीच में सरकार स्टॉक बिल्ड कर लेगी। जो पिछले 2 साल से पहले 80 लाख टन पे पहुंच गया था, फिर 110 लाख टन पे था, अब वो 180 से आपका 200 लाख टन पे पहुंच जाएगा। तो सरकार के पास सफिशिएंट स्टॉक होगा, अच्छी क्रॉप होगी, फार्मर को एमएसपी सपोर्ट मिलेगा। ट्रेड इंडस्ट्री काफ़ी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप वीट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ओपन कर दीजिए, एंड काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है उसमें। हमें लगता है कि अगर वो हो जाएगा तो इंडिया से एटलीस्ट इफ नॉट वीट डायरेक्टली, वीट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ दैट हैपन्स, आई थिंक फार्मर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। प्राइसेस डेफिनेटली एमएसपी के भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, और अगर वो जाते हैं तो पूरी इंडस्ट्री उसमें बेनिफिट, तो इंडस्ट्री को उससे बेनिफिट मिलेगा, फार्मर्स को भी निश्चित तौर के ऊपर पे उसका फायदा होगा। बिल्कुल। चावल को लेकर के इंडस्ट्री काफ़ी प्रेशर के अंदर में है। चावल का एक्सपोर्ट आप कैसे देख रहे हो? और प्राइजेस चूँकि नीचे आए, डिमांड थी नहीं, 2 साल का आपके पास में ऑलरेडी सरप्लस है जब बैन हो गया था। इस समय पर इंटरनेशनल डिमांड को आप कैसा देख रहे हैं? पैडी चूँकि आनी शुरू हो चुकी है, मंडियों के अंदर में लबालब पैडी है, किस तरीके की आप डिमांड्स को देख रहे हैं, और एक्सपोर्ट प्राइजेस इस समय पर आप भारत के नज़रिए से क्या देख रहे हो? देखिए, चावल के लिए मैं कहूँगा कि अगेन इस साल हम देख रहे हैं अच्छे मानसून की वजह से सारी क्रॉप अच्छी हैं, तो चावल का प्रोडक्शन भी इंडिया इस साल जो एस्टिमेट लगा रहा है वो 1500 लाख टन की बात करें, 150 मिलियन टन, और अगर वो नंबर पहुँचता है, इंडिया आई थिंक चाइना को सरपास करेगा और हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश बन जाएंगे चावल के। हम लार्जर एक्सपोर्टर भी हैं, हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। ग्लोबल ट्रेड आज की डेट में 550 लाख टन का है, जिसमें से ऑलमोस्ट 22-23 लाख टन के 22-23 मिलियन टन के आसपास हम करते हैं। तो 40-45% जो ट्रेड है वो आज की डेट में इंडिया कंट्रोल कर रहा है। तो सारी दुनिया को जब चावल चाहिए होता है तो वो भारत की तरफ देखती है, और थैंकफुली भारत के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। हम इस समय 500 लाख टन के स्टॉक पे पड़े हुए हैं जो एफसीआई के पास स्टॉक है, और 500 लाख टन के आसपास उनको और सीजन में खरीदना है फॉर द नेक्स्ट खरीफ एंड रबी सीजन। तो सब मिला के कम से कम हम 1000 लाख टन की बात कर रहे हैं कि चावल का टोटल स्टॉक होगा। उसमें से अगर आप 350 लाख टन या 400 लाख टन जो पीडीएस के थ्रू रिमूव होता है वो हटा देते हैं तो भी 600 लाख टन चावल है, 60 मिलियन मेट्रिक टन जो गवर्नमेंट के पास होगा। अब इसमें केवल एक कैच सबसे बड़े है कि इस साल का अगर आप नंबर देखोगे तो इंडिया 220 लाख टन के या 230 लाख टन के एक्सपोर्ट के आसपास होगा। आई थिंक ये साल है जब इंडिया को टारगेट करना चाहिए हम कैसे 250 लाख टन के ऊपर जाएं, और अगर हो सकता है तो 300 लाख टन पे पहुंचे। अच्छा, राइट। इसमें केवल 2 कैच की संभावनाएं नजर आती हैं। हम मुझे पूरी संभावनाएं नजर आती है जिस तरीके से हमारे पास स्टॉक है, गवर्नमेंट के पास स्टॉक है। जैसे 2 साल जो इंडस्ट्री ने फेस किया वो ये फेस किया कि 2 साल आपका एक्सपोर्ट बैन रहा, तो जो इंटरनेशनल बायर्स थे और कईयों के तो 30-30, 40-40 साल पुराने जो रिलेशंस थे वो बायर्स भी अदर कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए। तो जब वो अदर कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्या आपको लगता है कि वो वापस से यहाँ पर डाइवर्ट होकर के वापस भारत की तरफ आएगा? देखिए, उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि भारत सरकार ने जब बैन लगाया तो एक साथ पूरा सीरीज में बैन नहीं लगाया। उन्होंने पहले ब्रोकन को बैन किया जो कि काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ब्रोकन की हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट थी, हमारी फीड इंडस्ट्री को जा रही थी, और हम दुनिया के उन देशों को ब्रोकन एक्सपोर्ट कर रहे थे जहां वो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद कुछ रीज़न से हमने वाइट राइस के ऊपर बैन लगाया क्योंकि हमारी क्रॉप शॉर्ट थी, मानसून अच्छा नहीं था और कंट्री में महंगाई बढ़ गई थी। बट पारबोइल्ड का इंडिया ने कभी भी बैन एक्सपोर्ट नहीं किया, बीच में उस पर ड्यूटी लगाई, और उस ड्यूटी लगाने के बावजूद इंडिया कंटिन्यूसली पारबोइल्ड चावल का जो उसना या सेला चावल होता है उसका एक्सपोर्ट करता रहा ड्यूटी के बावजूद। अब हुआ क्या कि लास्ट ईयर अक्टूबर में सरकार ने सारे बैन और रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, लेकिन उसके बाद से मार्केट जो है वो कंटिन्यूस नीचे आता रहा। अगर आप नंबर की बात करूंगा तो $550 पे लास्ट ईयर पारबोइल्ड राइस बिक रहा था। वो आज की डेट में $350 का प्राइस आ गया है, तो $200 का ड्रॉप देखा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ साथ बाकी के जो ओरिजिन है, जो थाईलैंड है हमारे बाद नंबर 2 पे, फिर वियतनाम है नंबर 3 पे, फिर पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है। ये 5 कंट्री जो है पूरा 90% का चावल का एक्सपोर्ट कंट्रोल करती है। और इस साल सारे देशों में बहुत अच्छी क्रॉप हुई है और सब लोग प्राइस वॉर में आ गए हैं। और सबको ये लग रहा है कि इंडिया के पास इतनी क्रॉप है, इंडिया के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं,
वो उस एंटिसिपेशन में अपने प्राइस भी नीचे गिराते जा रहे हैं। ओके। तो अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में जो ये सरप्लस है वो ओपन मार्केट में आना चाहिए और वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। ओके। अगर वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो जो कुछ मार्केट शायद हमारे हाथ से निकले हैं या जो हमारे पास हैं और हम उनमें और चावल दे सकते हैं, आई थिंक उस मार्केट को हम कैच कर सकते हैं। और इसीलिए मैं वो जो नंबर की बात कर रहा हूँ 220 लाख या 230 लाख से 250 या 300 लाख टन का नंबर, वो इंडिया इजीली अचीव कर सकता है। राइस के अंदर एक सबसे बड़ी जो इशू आता है वो है पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड रेजिड्यू इस समय पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर में एक मेजर कोज है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन किया हुआ है, यूएस आपका चावल नहीं ले रहा। इसको आप कैसे देख रहे हो? और जहाँ तक इन्फॉर्मेशंस हैं कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी बीच बीच के अंदर में इसके ऊपर पे वर्क कर रही है, आज नहीं तो कल वो इस बात को लेकर के सामने फिर से आ सकते हैं कि जी पेस्टिसाइड राइस के बीच के अंदर में बहुत है। ये एक समस्या आप मान रहे हो और इसको टैकल कैसे किया जाए? क्योंकि फार्मर के अंदर क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है या प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, पर हेक्टेयर यील्ड अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए आपको केमिकल्स यूज़ करने ही पड़ेंगे? देखिए, इसके भी दो नज़रिए हैं देखने के। अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने बोला हमने भारत देश पे 50% का टैरिफ लगाया। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान अपना चावल डंप कर रहा है। अगर आप कुछ भी देखेंगे, नवंबर का डेटा क्लियरली शो करता है इतना टैरिफ लगाने के बावजूद हमारे नवंबर में जो चावल का एक्सपोर्ट यूएस के लिए है वो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। ओके। दूसरा, पूरी दुनिया में केवल दो देश हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो बासमती चावल बनाते हैं, जो प्रीमियम वैरायटी होती है, जिसमें हिंदुस्तान 85% मार्केट कंट्रोल करता है, 15% पाकिस्तान करता है। तो पूरी दुनिया को अगर वो बासमती या प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो उनको हिंदुस्तान के पास आना पड़ेगा। ठीक है। ये केवल एक नज़रिया है। तो हमारे पास वो पोजीशन है और इंडिया के चावल की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। बट सेकेंड पॉइंट जो आपने कहा वो वेरी वैलिड पॉइंट है कि कुछ विकसित देश जो हैं, यूरोप मार्केट है, यूएस मार्केट है, उनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जब वो हमारे देश का चावल या किसी भी देश का चावल खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें अपने स्टैंडर्ड्स को क्लियरली फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि हम अपने किसान भाइयों को गाइड कर सकें, हम बीच की सप्लाई चेन को इंटैक्ट कर सकें और बायर के हिसाब से हम ग्रो कर सकें। जहाँ पे जब हम बायर के हिसाब से ग्रो करेंगे तो वो प्रीमियम भी देगा, हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा होगा और हमारा चावल उन बाज़ारों में एक्सेप्ट भी होगा। बहुत सारी इंडस्ट्री इस एरिया में काम कर रही हैं। हम भी कुछ सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रखे हैं जो हम चावल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्लियरली यूरोप मार्केट के लिए चावल बना रहे हैं, किसानों को प्रीमियम दे रहे हैं और हमारा चावल उन देशों में जाके वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो रहा है। ओके, ग्रेट। अब वापस कम टू द मेज़, मक्का को लेकर के जो एथनॉल इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड थी, आपको क्या लगता है कि वो इंक्रीज़ कैसे हो? क्योंकि अभी इंडस्ट्री जो बात कर रही है वो ये कर रही है कि ब्लेंडिंग का हमने जो टारगेट है वो 2030 से पहले ही 2025 में अचीव कर लिया, 20% को बढ़ा करके 25% कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ऑटो इंडस्ट्री रेडी है? ऑटो इंडस्ट्री आपके इंजन्स उसको बियर करने के लिए तैयार हैं कि 20% से 25% अगर हम ब्लेंडिंग की तरफ जाते हैं एथनॉल की तो वो झेल जाएंगे इंजन्स? क्या हमारा ऑटो सेक्टर इसके ऊपर पे ऑब्जेक्ट नहीं करेगा? देखिए, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ऑटो सेक्टर को लेके, मैं ये बोलूँगा कि ब्राज़ील में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल इंजन्स हैं। ठीक है। तो स्लोली बट वेरी स्टडीली ब्राज़ील इंडस्ट्री जो है वो फ्लेक्सी इंजन्स पे कन्वर्ट कर गई थी, जहाँ पे वो इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल भी यूज़ कर रहे थे और नॉर्मल पेट्रोल भी यूज़ कर रहे थे। तो आई थिंक वेरी स्लोली एंड स्टडीली इंडिया को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इंडिया इज़ ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। तो मुझे वहाँ पे कंसर्न नहीं दिखाई देता है। इंडिया को क्या करना है, अगर मुझे लगता है जो मक्का की है, आज हम आपने बताया थे 430 लाख टन के आसपास, 440 लाख टन के आसपास हम मक्का कर रहे हैं। नीति आयोग का आप नंबर देखोगे तो हम 860 लाख टन की हमारी मक्का की रिक्वायरमेंट होगी 2047 में। ओके। और हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो 800 लाख टन होगा। तो अगर हम एक स्पीड से बढ़ते भी रहेंगे तो भी इंडिया एक डेफिसिट कंट्री रहेगा। ओके। और ये नंबर अगर 20% से 30% पे जाता है, जो इवेंचुअली जाएगा, हमारी फीड इंडस्ट्री 8% से ग्रो कर रही है, तो हर साल 220 लाख टन में अगर आप 8% की ग्रोथ देखोगे तो 20 लाख टन हमारा फीड इंडस्ट्री में मक्का जाते जा रहा है। तो हमें मक्का का प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके लिए एक तो हमें यील्ड पे फोकस करना पड़ेगा कि मक्का की यील्ड को हम कैसे फोकस करके बढ़ा सकते हैं।
जब जब हमें सपोर्ट मिलता है किसान भाइयों को तो हमें एक्सपोर्ट करना है, बट अगर कोई ख़राब साल आता है उसमें, जैसे हमने लास्ट ईयर भी क्या किया था, गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसीज निकाली थी। एक टैरिफ रेट कोटा निकाला था जहाँ पे क्लियरली केवल फीड इंडस्ट्री को अलाउ किया 0.5 मिलियन टन मक्का एक्सपोर्ट करने के लिए, या एडवांस लाइसेंसिंग पे इंपोर्ट कर रहे थे कि केवल वही मक्का इंपोर्ट कर सकते हैं जो आगे मक्का के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की अगर ऑप्शंस रखेंगे तो आई थिंक मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखाई देता है। देखिए, आपने कहा कि 2047 के बीच के अंदर में हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 800 लाख मीट्रिक टन के आसपास का होगा, राइट। अभी 440 लाख मीट्रिक टन के आसपास है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगले साल फार्मर इसको लगाएगा या नहीं लगाएगा। एक चीज़, क्योंकि जब उसको दाम नहीं मिल रहा तो वो अदर क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेगा, तो जब वो अदर क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये 440 लाख मीट्रिक टन से रिड्यूस करेगा। मेरा पहला सवाल। दूसरा, इसी के साथ मैं सवाल को ऐड कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि वाकई के अंदर में हमें एनर्जी के लिए बायो एनर्जी की तरफ जाना चाहिए? बिकॉज पिछले 3-4 साल से तो वेदर आपकी फेवर में है, आप लगातार प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किए हुए हो, चाहे वो शुगर केन का प्रोडक्शन हो, चाहे मेज़ का प्रोडक्शन हो, चाहे राइस का प्रोडक्शन हो, वहाँ से आप एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। लेकिन क्या हमेशा वेदर आपके फेवर के अंदर रहेगा? ये तो कोई ज़रूरी नहीं। जिस समय पर वेदर आपके फेवर के अंदर नहीं रहा और आपके रिवर्स चला गया और प्रोडक्शन अगर इन कमोडिटीज़ का नीचे चला गया, उस समय पर इंडस्ट्री क्या करेगी? देखिए, उन शॉर्ट टर्म डिसरप्शन के चलते हमें अपना कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा व्यू है। अगर हम एक सस्टेनेबल एंगल में जा रहे हैं, अगर आप राइस, शुगर और मक्का, यही तीनों कमोडिटी आज की डेट में आप देखते हो तो वो इथेनॉल इंडस्ट्री में जा रही है। इसमें से सबसे कम अगर कोई पानी यूज़ कर रहा है तो वो मक्का यूज़ करता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो मक्का एक ऐसी क्रॉप है जो ज़्यादा से ज़्यादा पुश होनी चाहिए फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। जहाँ तक कुछ ख़राब साल की बात है, अगर बीच में ऐसा कोई साल आता है तो आई थिंक उसके लिए गवर्नमेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो हम एमएसपी पे हमने डिसाइड कर रखा है उस लेवल पे गवर्नमेंट फार्मर को जाके सपोर्ट करे। अगर हम और प्रीमियमाइजेशन पे जाएंगे, हमें किसान भाइयों को एजुकेट करना है कि मक्का में भी डिफरेंट क्रॉप्स आती हैं। जैसे पॉपकॉर्न एक अलग वैरायटी है जिसका एक प्रीमियम है मार्केट में, ऐसे डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। कुछ आज ऐसी वैरायटीज डेवलप हो रही है जिसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है, तो भले आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है उन साल में, लेकिन अगर आपने वो प्रीमियम वैरायटी बनाई है तो मार्केट में हमेशा उनको एक प्रीमियम मिलेगा। तो हमारे किसान भाइयों को वहाँ से प्रीमियम मिल सकता है। तो अगर हम उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, किसान भाइयों को सपोर्ट करते हैं, सरकार का सपोर्ट रहता है और इंडस्ट्री सपोर्ट करती है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और प्रीमियमाइजेशन, आई थिंक हमें उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन अपना विजन लॉन्ग टर्म का क्लियर रखना चाहिए। अगर मैं इन तीनों ही कमोडिटीज़ की बात करूं स्टॉकिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मक्का, चावल और आपका शुगर केन, शुगर, इन तीनों कमोडिटीज़ के अंदर में आपकी बेट किसके ऊपर पे रहेगी? और इसमें चौथी कमोडिटी वीट। तो आप कह रहे हैं चावल, मक्का, शुगर और वीट। देखिए, मुझे लगता है कि इन सारी कमोडिटी में प्राइसेस ऑलमोस्ट रॉक बॉटम लेवल पे है पिछले 5 साल के। ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक कमोडिटी में बैट करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से 2026 का साल बहुत अच्छा आने वाला है। वी जस्ट ऑल हैव टू बी पेशेंट। शायद 2025 बहुत अच्छा साल नहीं था काफ़ी सारी कमोडिटी के लिए इंडस्ट्री में, बिकॉज प्राइसेस बेरिश थे, ओवर सप्लाई थी, डिमांड उतनी नहीं थी। बट आई थिंक यहाँ से इंडस्ट्री अपवर्ड ट्रेंड देखने वाली है। इररिस्पेक्टिव कि हम चारों किस में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है चारों कमोडिटी अच्छा रिटर्न देंगी। हमको केवल पॉजिटिव रहना है, वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। और मुझे लगता है कि केवल स्टॉक नहीं करना है, ये जो प्ले है ना पूरा, ये वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन का प्ले है। Right. इसमें अगर हम मिड स्ट्रीम में जाते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, वैल्यू प्रीमियमाइजेशन में जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट, राइट। तो इंडिया एक पूरे डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है। तो अगर हम वहाँ पे जाके नए कंज्यूमर को, जो जेन जी है, जेन अल्फा है, उनको सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन का बहुत कंसर्न है। अगर हम एक सही प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं, वो हम तभी दे पाएंगे जब पूरी वैल्यू चेन पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आई थिंक आपने जेन की बात की, आपने हेल्थ की बात की, आपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बेसिकली बात की। वीट के अंदर बड़ा कंसर्न है, वीट इंडस्ट्रीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है कि अब इसके बीच के अंदर में, क्योंकि ग्लूटन, और मार्केट के अंदर में बड़ा मिथ एक फैला है कि जी ग्लूटन जो है ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं है और उसकी हेल्थ को कहीं ना कहीं वो डैमेज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वीट की डिमांड आने वाले समय के अंदर में रिड्यूस हो सकती है बिकॉज ऑफ ग्लूटन, या फिर वीट के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ में कुछ नई वैरायटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है?
और इंडस्ट्री को उसके अंदर में आगे आना चाहिए? मेरा आंसर इसमें ये होगा कि आई थिंक फोर्टिफिकेशन इज द आंसर फॉर दैट। Okay. तो अगर हमने राइस में देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट ने फोर्टिफाइड राइस मैंडेटरी कर दिया। आई थिंक फोर्टिफिकेशन इज द आंसर फॉर व्हीट इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि अगर हमें लग रहा है, हो सकता है कुछ ह्यूमन बींग्स हैं वो आज ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, बट इन जनरल आई थिंक इंडिया की जो लार्जर पॉपुलेशन है वो अभी भी व्हीट के ऊपर डिपेंडेंट है। Right. यहाँ पे वी आर मेजर व्हीट कंज्यूमिंग कंट्री। right. तो वहाँ पे अगर हम अपने पुअर और नीडी लोगों को, जो हमारे लोग हैं, उनको हम एक फोर्टिफाइड व्हीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें राइट फोर्टिफिकेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है, एंड आई थिंक व्हीट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और दैट विल हेल्प द लार्जर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। 2026 के अंदर में ओवरऑल आप प्रोडक्शन का साइज क्या देख रहे हो व्हीट का? हालांकि जो मैंने आपके पास आंकड़ा बताया 1300 लाख मीट्रिक टन के आसपास का, आपकी रिसर्च क्या कहती है? 1170 लाख टन सरकार का नंबर था, इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे थी। यहाँ पे इंडस्ट्री का नंबर जो था वो 1130-1140 लाख टन था। हम वहाँ से कम 7 से 8% की ग्रोथ देखते हैं, तो हम वो नंबर को आज की डेट में, अगर आप 1170 से बात करते हैं तो हम वो 1200 के आसपास या 1250 के आसपास का हम वो नंबर देखते हैं। 1250 के आसपास। और अगर मक्का के प्राइजेस की मैं बात फिर से कर रहा हूँ, मक्का के प्राइजेस मार्च तक आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है मार्केट ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी डिमांड आई थी और एक्सपोर्ट बढ़ा तो हमने देखा 1 रुपये की तेज़ी आई। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अब इसके नीचे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे प्राइसेस स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन कोई भी अनदर राउंड ऑफ डिमांड यहाँ से प्राइसेस को 1-2 रुपये ऊपर ले जा सकती है। क्योंकि हालांकि चारों ही कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल है। इंटरनेशनल सिनेरियोज को अगर हम देखें, ब्राज़ील का अगर हम देखें, अर्जेंटीना का अगर प्रोडक्शन साइज देखें, उसके कंपैरिजन के अंदर में भारत को आप कहाँ पर देखते हो? देखिए, प्राइसेस कॉम्पिटिटिव तो रहने वाले हैं, बट एक आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आज यूएस है, वहाँ पे 350 किलो पर टन 350 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है। 350 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है। okay. 270-277 के आसपास चाइना का कंजम्पशन है। सिमिलरली अर्जेंटीना और ब्राज़ील का है। दैट इज मेज। इंडिया का नंबर आज की डेट में वो 40 किलो से भी कम है। okay. तो हम 1/10 कंजम्पशन भी नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम दुनिया के अभी 5 सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गए हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है दैट हैज़ नाउ इंक्रीज टू $2800 पर कैपिटा, राइट। और वो बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे वो इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, जो मेज़ कंजम्पशन है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाती है, वो कंजम्पशन इंक्रीज होने वाला है। तो मैं लॉन्ग टर्म में तो क्लियरली देखता हूँ कि वो इंडिया का जो मेज़ की स्टोरी है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चाहे वो इथेनॉल सेक्टर की बात करो, स्टार्च की बात करो, फीड इंडस्ट्री की बात करो, तो मेज़ तो एक बहुत लाइमलाइट में रहने वाली कमोडिटी है। भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक $100 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट करना। अभी तकरीबन 52 लाख मीट्रिक टन के और 52 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है, 52 बिलियन का, सॉरी। तो $52 बिलियन के आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, $100 बिलियन का आपका टारगेट है। क्या लगता है आपको अचीव होगा? और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कौन सी कमोडिटी आप मानते हैं? देखिए, अभी जो 52 या 55 है, हमने बीच में एक साल $60 बिलियन भी टच किया था। उसमें से राइस जो है वो $10 बिलियन टच करता है। ठीक है, राइट। सो ऑलमोस्ट 15-20% इज कंट्रीब्यूटेड बाय राइस, फॉलोड बाय एक्वा है, मीट इंडस्ट्री है, स्पाइसेस है, और बाकी की और कमोडिटीज़ है। राइट। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि इंडिया का नंबर यहाँ से 100 बिलियन नहीं पहुँच सकता। वो डेफिनेटली पहुँच सकता है, बट उसमें हमें क्लियरली कंसिस्टेंटली हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए एक्सपोर्ट ड्रिवन, जहाँ पे हम मार्केट को फीड कर रहे हैं। सेकंड, इंडिया का एक सबसे बड़ा जो इंडिया को देखना है, अभी हम सारी रॉ कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। द मोमेंट वो गेट इनटू प्रीमियमाइजेशन ऑफ दीज वैरायटीज़ या प्रोसेस फूड को हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन आएगा। तो वहाँ पे जो मार्जिन एनहांसमेंट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है। थर्ड, अगर आप इंडिया को जितनी भी कमोडिटी में देखते हैं, वो इंडिया का चैलेंज ये है कि दुनिया को जब सबसे सस्ती कमोडिटी चाहिए होती है, तब वो हिंदुस्तान में आते हैं। चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो। हमने कोई भी कमोडिटी में अपनी ब्रांड नहीं बनाई है। अदरवाइज आप दूसरे देशों में जाएंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे जो उनके निश वैराइटीज़ हैं या कमोडिटीज़ हैं, उसमें उन्होंने ब्रांड डेवलप किया। और इंडिया जब वो ब्रांड में पहुंचेगा और एक भारत ब्रांड होगी, हमने डोमेस्टिक में अपनी भारत आटा, भारत चावल,
हमने अपनी लॉन्च किए थे। इसी टाइप की हमको अपनी एक ब्रांड ग्लोबल मार्केट्स में बनानी है, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो और हमें उसका प्रीमियम मिले। और जब वो होगा तो वो मार्केट कंसिस्टेंटली हमारे पास आएंगे। तो मुझे लगता है 50 से तो इंडस्ट्री एसोसिएशंस का बेसिकली मैं समझता हूँ कि काम है और इसको आगे आना चाहिए। बिकॉज हम एग्जांपल देखते हैं कैलिफोर्निया आलमंड का, उन्होंने भारत के अंदर में मार्केट को ग्रैब करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स तक इंडियंस को उठाया और उसको काफ़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं, कैलिफोर्निया आलमंड, पिस्ताशियो। तो सच टाइप ऑफ कमोडिटीज़ वो यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे अपने भारत के कमोडिटीज़ को क्यों नहीं प्रमोट करते? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो चावल में हमारी अपनी ब्रांड है। हम कुछ देशों में चावल को एक्सपोर्ट करते हैं। हम दुनिया के आज की डेट में सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर्स में आते हैं ग्लोबली। वर्ल्ड के हम नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे हैं। हम 30 लाख टन चावल हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान से हम 10 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के 2 या 3 सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमें इस दिशा में ऑलरेडी काम शुरू कर रहे हैं। बट आई थिंक as an industry or as a country, I think across commodities, we need to start developing our own brand, जहाँ पे हमारे niche मार्केट है और हमें पता है कि दुनिया में ये कमोडिटी, ये प्रोडक्ट केवल हिंदुस्तान में ही बनता है। इस बार चावल का एक्सपोर्ट तो वॉल्यूम वाइज तो लग रहा है कि ज़्यादा जाएगा, जो आपने भी बताया, लेकिन अगर वैल्यू वाइज की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू वाइज आप रिड्यूस देखते हो इसको? अगर हम 250 लाख टन या 300 लाख टन का नंबर टच कर जाते हैं तो भले ही प्राइस कम है, लेकिन हम $10 बिलियन का टारगेट तब भी शायद मुझे लगता है कि राइस इंडस्ट्री अचीव कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। तो नितिन जी ने 2-3 चीज़ें कही कि मक्का का जो फ्यूचर है बेसिकली वो काफ़ी ब्राइट है और तकरीबन 2047, हालांकि विकसित भारत वाला ये नंबर है, और विकसित भारत होते होते 2047 आते आते मक्का की जो कंजम्पशन है वो आपकी 800 लाख मीट्रिक टन, 850 लाख मीट्रिक टन, 850 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जाएगी। और जो प्रोडक्शन होगा वो 800 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहेगा। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। एथनॉल के अंदर में इसका जो यूटिलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल यूज़, वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म से भी एक अच्छी खासी डिमांड निकल करके आ सकती है। और उम्मीद ये है कि अगर सरकार मक्का के निर्यात के ऊपर अभी फोकस करती है तो जो भाव गिरे हुए हैं, जो अभी भाव 2400 रुपये के नीचे चल रहे हैं, वो 2400 रुपये के ऊपर भी आ सकते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।